हेलो। तो फ्रेंड, जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था कि अकाउंटिंग के कितने टाइप्स होते हैं और उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो वैसे ही आज हम लोग सीखेंगे कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स जिनको जिनको अच्छे से डिफाइन करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। तो सबसे पहले कल जो मैंने आप लोगों को बताया था उसका एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का जो टाइप है वो 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या काम होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम ये होता है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना। ठीक है। अब बैलेंस शीट क्या होती है कि एक पोजीशन को ईयर एंड पे मतलब बिजनेस की पोजीशन को बताती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जो कि पूरा होल ऑफ द ईयर में जो भी मतलब इनकम एक्सपेंस और सेल हुआ, ये सारी चीज़ों को, प्रॉफिट हुई, वो सारी चीज़ों को ये बताता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूरे साल में बिजनेस में क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आए हैं, इन्वेस्टिंग से कितने आए हैं, या फाइनेंसिंग से कितने आए हैं, या कितने गए हैं, ये सारी चीज़ों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। दूसरी चीज़ क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है कि किसी भी मतलब एक्सपेंडिचर की, अगर कोई कंपनी है या तो वो प्रोडक्ट बनाती है या तो सर्विस रेंडर करती है। ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती हो या सर्विस को रेंडर करती हो, तो दोनों में ही आपको कॉस्टिंग आएगी ही, और तभी जाके उसकी प्राइस निकलेगी। तो ये कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरे मान लीजिए कि प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है और कितने रुपया उस पर प्रॉफिट है और कितना उसका सेल प्राइस होगा, तो ये कौन बताता है आपको? ये बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड जो चीज था आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेस मानते हुए ये क्या करती है कि बजट बनाती है, और चाहे वो सेल्स बजट हो या कैश फ्लो हो, और या फिर आपका बजटेड नेट प्रॉफिट होगी, फ्यूचर में मेरा मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ या फ्यूचर में मेरी सेल कितनी रहेगी, या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे मेरा इनकम क्या हो सकेगा, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेनली ये डिसीजन लेने के लिए होता है कि अभी हम क्या करेंगे, इस डिसीजन से मेरा कितना इनफ्लो हो सकेगा। तो ये बजट बनाना किसका काम होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। तो अभी फिर आइए, हम लोगों ने देखा था इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो 4 तरह की होना चाहिए, जैसे कि रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी, जैसे कि अगर कोई भी अकाउंटिंग मान लीजिए कि आपके बुक में जितनी भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है वो रिलायबल होना चाहिए। जैसे रिलायबल इन द सेंस कि अगर आपने अपने बुक में दिया है कि मेरे पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो एक्चुअल में भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज होती है रिलायबिलिटी। अगर आपने कहा है कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिजिकल काउंट में भी उसकी वैल्यू उतनी ही की आनी चाहिए जितना कि आपने अपने बुक में बताया है। ठीक है। अब आइए, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है कि रेलेवेंट का मतलब होता है कि डेटा आपको ऑन टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। और जिससे आप अपना करेक्टिव एक्शन ले सके। जैसे अगर मान लीजिए कि जैसा कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी का सेल Q2 में ड्रॉप हो गया 10% से, तो इस चीज को सेकेंड क्वार्टर में ही के बाद जस्ट आपको मिल जाना चाहिए, ना कि 5वें 6ठे क्वार्टर में आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ऐसे क्या होगा कि आप करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे। और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, डेटा जितना भी हो सके सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जैसा कि आप किसी को अपना इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, उसको भी वैसा ही उसी सेंस में समझना चाहिए। अगर आप ग्राफ दिखा रहे हैं तो ग्राफ भी सिंपल होना चाहिए। अगर जब आप बैलेंस शीट बनाने लगते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए एकदम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ज़्यादा भी आपका मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि आप
आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आ रही है तो, और चौथा चीज क्या होता है कि कंपेरेबल होना चाहिए, डेटा जो है कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे कल के एग्जांपल में मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी एनएससी या बीएसई में लिस्टेड है तो उसको क्या करना होता है कि हर क्वार्टर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करना पड़ता है। इससे और एक सबका एक ही फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सारे फॉर्मेट, सारी कंपनी के अगर फॉर्मेट सेम रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो कंपेयर कर सकेंगी। आपका डेटा सिर्फ रिलेवेंट रिलायबल ही है ये काफी नहीं है, बल्कि वो कंपेरेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी डेटा है वो दूसरी कंपनी से कंपेरेबल होना चाहिए, या आपकी ही कंपनी में अगर फर्स्ट किसी को कंपेयर करना है कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी मेरी ग्रोथ रही है, सेकेंड क्वार्टर में कितनी ग्रोथ रही है और थर्ड क्वार्टर में, तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्वार्टरली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको कंपेरेबल बन सकेगा कि आप कंपेयर कर सकेंगे कि पहले क्वार्टर में आपका कितना परसेंट प्रॉफिट था और दूसरे क्वार्टर में आपका क्या प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो ये सारी चीजें आपको कंपेरेबिलिटी से आती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज जो पढ़ना है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब समझिए कि बेसिक टर्म क्या है अकाउंटिंग में। जैसे कहीं कहीं पे अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तरफ भी बढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पे लिखा रहेगा एंटिटी, कहीं पे ट्रांजैक्शन, कहीं पे एसेट, कहीं पे एक्सपेंस, या कहीं पे लाइबिलिटी लिखी रहेगी, कुछ भी लिखा रहेगा। तो आप उसको कैसे समझेंगे कि उसका मतलब क्या है, वो कहना ही क्या चाह रहा है, उसका एग्जैक्ट मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है और एंटिटी का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब क्या होता है। तो आज ये सारी चीज़ों को हम लोग इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी मीन्स अ रियलिटी that has definite individual existence. Business entity means a specifically identifiable business enterprise like Super Bazaar, Hire Jewelers, ITC Limited, etc. An accounting system is always devised for a specific business entity. जैसे कि हम लोग जितने हैं सब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और वैसे ही बिजनेस एक एंटिटी के रूप में होती है। जैसे मेरा नाम है ओवैस हुसैन, आपका भी कुछ नाम होगा, सपोज कीजिए आपका नाम होगा पीयूष होगा या राम होगा, श्याम होगा, कुछ भी आपका भी एक पर्टिकुलर नाम है। तो वैसे ही बिजनेस करना जब आदमी स्टार्ट करता है तो उसके बिजनेस का भी कुछ नाम होता है, तो वो एक पूरी बॉडी बन गई कि इस नाम की ये बॉडी है। तो एंटिटी वही होती है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है जो एक आइडेंटिफाइबल है कि हाँ इस नाम से यही चल रहे हैं। तो जैसे आईटीसी हो गई, रिलायंस हो गई, तो ये सारी चीज क्या है? एंटिटी है, ठीक है। तो और दूसरा चीज क्या है? ट्रांजैक्शन, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। इट कैन बी purchase of goods, receipt of money and payment to creditor, incurring expenses, etc. It can be cash transaction and credit transaction. देखिए ट्रांजैक्शन को इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि ट्रांजैक्शन जब कभी होगा तो दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में होगा, ठीक है, और कुछ वैल्यू होगी। जैसे कि हम लोगों ने सीखा था कि मिजरेबल होना चाहिए, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो मिजरेबल भी होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। उसी तरह ट्रांजैक्शन जब होगा तो कुछ वैल्यू में होगा, कुछ उसका वैल्यू होगा, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके। तो ये जब कभी होगा तो दो एंटिटी के बीच में होगा, ठीक है। और जैसे क्या कहा जाएगा कि सेल ऑफ गुड्स, आप किसी को माल बेच रहे हैं तो आपसे किसी को जब माल बेचते हैं तो क्या हो रहा है कि एक अमाउंट में बेच रहे हैं, तो एक वैल्यू है, एक ट्रांजैक्शन बन रही है। या तो आप माल बेचेंगे या तो
जब आदमी बिजनेस करता है तो वो उधार में भी माल बेचता खरीदता है और कैश में भी खरीदता बेचता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपका क्रेडिट सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हर एक बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों सिस्टम चलता है कि अगर कोई आदमी 1 लाख का माल खरीदता है तो उसमें हो सकता है कि 20,000, 30,000, 50,000 कुछ भी अमाउंट वो क्रेडिट पे भी काम करेगा ही। हम लोग भी करते हैं। अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, पैसे नहीं है तो ठीक है भाई लिख लो, आएंगे तो दे देंगे। तो ये क्या चीज़ है, क्रेडिट का सिस्टम है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आपका कभी भी कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है, और ये परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें एक ट्रांजैक्शन है। एक वैल्यू होना चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, एक वैल्यू होना चाहिए बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन का मतलब होता है। एसेट्स क्या है? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। expressed in monetary term, assets are item of value used by business in its operation. For example, Super Bazaar owns a fleet of trucks which is used by its delivering food stuff. The truck thus provide economic benefit to the enterprise. This item will be shown as asset side of the balance sheet of Super Bazaar. Asset can be broadly classified into two types, करेंट एंड, देखिए यहाँ इसको करेंट एंड नॉन करेंट एसेट। ठीक है, एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो अब एसेट्स को समझते हैं कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स एक इकोनॉमिक, मान लीजिए कि पहले तो डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक रिसोर्स है किसी इंटरप्राइज के लिए, जो कि उसको मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में आसान करती है और बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो एसेट उसी को कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है तो मेरे पास सपोज कीजिए कि मैं एक बॉटल बनाने का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे पास हो सकता है कि कुछ दुकान अपनी होगी या रेंट पे होगी। अगर अपनी है तो वो जो ज़मीन है, जो वो दुकान है, वो क्या है, वो मेरे लिए एसेट्स है। ठीक है, उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ मशीनरी भी लगेगी कि अगर बॉटल बनाना है तो उसमें मशीन लगेगी। तो मशीन क्या है, वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि मैंने खरीदा था। किस लिए खरीदा था कि कुछ उससे सामान बॉटल बनेगा फ्यूचर में, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट तो मुझे ही दे रहा है। तो एसेट क्या करता है, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है किसी भी बिजनेस के लिए, जो कि उसको इकोनॉमिक मतलब उसको कमाने में आसानी होती है। जैसे कि अब इसको हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरी ऑफिस है यहाँ पे, और मेरी कंसल्टेंसी की ऑफिस है, और मैं यहाँ पे लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो लैपटॉप है ये मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि इसी से मुझे अपना ऑफिस को ऑपरेट करना है। तो ये चीज क्या है, मेरे लिए एसेट्स है, और मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट के साइड में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और ये दो तरह का होता है एसेट। एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट ऐसा होता है जो कि मेरा इंटेंशन जो होता है उसमें मेनली कि 12 महीने के बाद उसमें कुछ भी होना है, बेचना है। ठीक है, अगर उसको सेल आउट करना है तो कभी भी 12 महीने के बाद ही करना है। और जो करंट एसेट होता है वो मेनली 12 महीने तक ही रहता है, उसके बाद हम लोग कोशिश ये रहती है कि बिक जाएगा। तो पहले ही दिन हम लोग को ये पता रहता है कि इसको 12 महीना लेना है इस्तेमाल में, और किसी को 12 महीने के बाद तक। और एसेट की अगर एग्जांपल देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल, जैसे मेरा डेटर जो है, डेटर क्या है, जिसको मैंने उधारी पे माल बेचा है, तो 1 साल तक हम थोड़ी रुके रहेंगे पैसा लेने के लिए कि भाई आप 1 साल बाद पैसा दीजिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि साल भर के अंदर पैसा दो। आज अगर हम माल बेचे, कल पैसा लेके आइए, 1 महीना बाद पैसा लेके आइए। तो ये क्या है, रियलाइजेबल है मेरा कि 1 साल के अंदर हम उसको रियलाइज करा लेंगे। तो ये मेरा करेंट एसेट है। और मशीन खरीदाई है, तो हम जब मशीन किसी भी इसमें लगाते हैं तो मेरा काम क्या रहता है कि मशीन से हम इस्तेमाल करें।
और वो कम से कम 5 साल तो एटलीस्ट कोई भी आदमी मशीन चलाता ही है, तो वो नॉन करेंट एसेट है, तो वो 1 साल की उसमें बात भी नहीं है। अब आइए कैपिटल क्या है। कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश और एसेट बाय द। तो कैपिटल क्या होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश एसेट by the owner for business entity. Capital is an obligation and a claim on the asset of business। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। an obligation and claim on the asset of business, it is therefore shown as capital on the liability side of the business balance sheet। ये जो कैपिटल होती है उसका मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है कि जो भी उसका बिजनेस का ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मतलब बिजनेस में, वो आपकी कैपिटल है। सपोज कीजिए किसी ने 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये 1 लाख रुपया का क्या है? उस बिजनेस की कैपिटल है। अब ये 1 लाख रुपया अगर वो आदमी चाहता है तो कैश के भी रूप में ला सकता है या एसेट के भी रूप में। हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपया लगा दूं अपने बिजनेस में कैश और 50,000 रुपए की मशीनरी खरीद लूं कुछ, कि चलो भाई मशीन का भी काम लगेगा। लैपटॉप खरीद के ले आता हूं कि चलो लैपटॉप ही रख लें, इसका भी काम है बिजनेस में। तो ये क्या है? मेरी एक कैपिटल है। और कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाते हैं? तो कैपिटल को लायबिलिटी साइड में ये इस वजह से दिखाया जाता है क्योंकि ये एक क्लेम है ओनर का अपने बिजनेस पे एसेट के एवज में, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो ओनर का है, वो बिजनेस का नहीं है। ठीक है, तो वो एक ओनर का पैसा होता है, इस वजह से वो कैपिटल लायबिलिटी साइड में होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सेल आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। सेल में भी कैश और क्रेडिट। ठीक है, सेल जो है उसका मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब समझिए कि आपकी बिजनेस में सपोज कीजिए एक कंपनी है, वो ये सर्विस भी देती है और प्रोडक्ट भी बेचती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक कार का वर्कशॉप, जहां पे कोई कार का जो गैरेज है वो क्या करता है मेनली कि आपको पार्ट पुर्जा भी बेचता है और उसकी सर्विस भी करके देता है। तो वो सर्विस भी दे रहा है और पार्ट पुर्जा भी उसका बेच रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज खराब हुआ है उसको चेंज कर देगा, तो वो भी एक सेल है। तो ये इन दोनों से, या सिर्फ सेल कर रहा है, पार्ट ही पुर्जा बेच रहा है तो भी सेल कहला गया, सिर्फ पार्ट पुर्जा का काम है, या सिर्फ गैरेज में सर्विस का काम कर रहा है तो भी उसका टोटल रेवेन्यू सिर्फ सर्विस से है, या दोनों से है, तो इसको क्या कहा जाएगा? जो टोटल रेवेन्यू होगा उसको सेल कहते हैं। और ये कैश और क्रेडिट दोनों में होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग कहीं पे गए दुकान में और कुछ सामान खरीद लिया और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि बाद में ले लेना। तो ये क्या चीज है? उसने तो सेल कर दिया, मगर कैसे किया? क्रेडिट पे किया। तो ये सेल आपको कैश और क्रेडिट दोनों में ही हो सकती है। अब रेवेन्यू, यहां पे तो लिखा हुआ सेल और टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्नड, दीज आर द अमाउंट्स ऑफ बिजनेस अर्नड बाय द सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर कॉल्ड रेवेन्यू। अदर आइटम ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेस आर commission, interest, dividend, royalty, rent received. Revenue is also called income. रेवेन्यू का मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट जो भी आपको गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बाद जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपकी रेवेन्यू है। और ये आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो कमीशन के फॉर्म में, या इंटरेस्ट के फॉर्म में, या डिविडेंड। अगर आपने एफडी में पैसा डाल दिया, ये आपकी रेवेन्यू है, एक तरीके से एफडी से आने वाली रेवेन्यू है। अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं
तो माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये क्या है, एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं माल को, या गैरेज है आपका तो वहां से आ गया। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है कि सर्विस से को अगर आप टोटल अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो ये कहाँ से जो पैसा मिल रहा है उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब आइए कि एक्सपेंसेस किसको कहते हैं। एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। The usual item of expenses are depreciation, rent, wages, salary, interest, cost of heater, light and water, telephone etc. अब आइए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू नोन एज एक्सपेंस। बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंस करना, बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंस कॉस्ट इनकर करना, सॉरी, बिजनेस में किसी तरह का भी कॉस्ट इनकर करना रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। एक बार फिर से, बिजनेस में किसी भी तरह का कॉस्ट इनकर करना रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ये एक्सपेंस होता है। अब सपोज कीजिए कि मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देना है, तो स्टाफ को सैलरी क्यों दे रहे हैं? ऐसे तो दे नहीं रहे कि जाओ भाई आओ ऐसे ही बैठे रहो यहाँ पे आके, कुछ काम नहीं करना है, बैठे रहना है, सैलरी लो घर जाओ। तो ये बिजनेस इस तरह से रन नहीं करता है। बिजनेस में हम क्यों उसको स्टाफ को सैलरी दे रहे? क्योंकि कोई अगर आता है मेरी दुकान पे या बिजनेस में दुकान पे सामान खरीदने, तो उसको आप सामान दीजिए, और कुछ देखने के लिए मांगता है दूसरा सामान दिखाइए, उसको बेचिए कैसे भी। या हम बोल रहे हैं कि आपको कहीं और से सामान लेके आना है यहाँ पे दुकान पे, उसके लिए रख रहे हैं, तो वो सामान लेके आइए। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जरूरत होती है अपने दुकान में कि भाई कौन सा सामान कहाँ रखे, कैसे देखेंगे हम। फैन की जरूरत होती है, गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। रेंट पे हम दुकान लिए क्योंकि वहां पे बिजनेस करना है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि उन सारी चीजों को इस्तेमाल करके हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा उठा रहे हैं। तो ये क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब ही होता है कि उस कॉस्ट को इनकर करके आप कुछ, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, उसको एक्सपेंस कहते हैं। मशीन खरीद के लाए हैं, तो मशीन को तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, अब उसको कैसे क्लेम कीजिएगा? डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन है, 5 साल चलेगी, हर साल 1 लाख रुपए खरीद बैठा के रख दिया आपका, तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन। 1 साल का हर साल 1-1 लाख रुपए जो जा रहा है हर साल, वो आपका एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में। एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों अलग चीज है, इसको समझते हैं। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर। Are the example of expenditure. If the benefit of expenditure is exhausted within the year, it is treated as expense. देखिए ये जो चीज है ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है कि if the benefit of expenditure exhausted within the year, it is treated as expense, also called revenue expenditure. On the other hand, benefit of an expenditure lasts for more than, ये नॉर्मल बातें हैं। On the other hand, benefit of an expenditure lasts for more than 1 year, it is treated as asset, or asset also called an capital expenditure, such as purchase of machinery, furniture. एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस ये होता है कि पूरे साल अगर आप खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सैलरी देते हैं, तो वो क्या होता है कि 1 महीने दे दिए, दूसरा महीना, ऐसे करके पूरे साल भर दे रहे हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करें, तो उसका बेनिफिट जो सैलरी है 1 महीने के लिए ही है, 1
महीने की सैलरी दी, एक महीने का इस्तेमाल लिए, 2 महीने की सैलरी दी, दूसरे महीने भी इस्तेमाल ले लिए, तो ये उसी महीने के लिए होती है और वो एग्जॉस्ट कर जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो वो एक्सपेंस है। बट एक्सपेंडिचर का क्या काम है कि वो 1 साल से ज्यादा उसका फायदा आपको मिलता है। एक्सपेंडिचर का यही काम है कि कॉस्ट इसमें भी इनकर हो रही है और एक्सपेंस में भी इनकर हो रही है, मगर एक्सपेंडिचर में जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा में मिल रहा है। कैसे? आप किसी मशीनरी को खरीद लिए तो वो 1 साल में थोड़ी एग्जॉस्ट कर जाएगी भाई, वो तो 5 साल लगेगा, 7 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी है। तो वो एक्सपेंडिचर आपका एसेट हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 1 साल से जब ज्यादा उसका मतलब यूज कर सकते हैं तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये 2 तरह का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि या तो आपकी उससे लायबिलिटी बनेगी, इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। किसी भी तरह का खर्च करना ही एक्सपेंडिचर है। किस एक्सपेंडिचर क्या होता है कि पैसा खर्च करना है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस में जो किसी तरह का भी खर्च हो रहा है, बिजनेस में जिस किसी तरह का भी खर्च हो रहा है वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्सपेंस भी कहते हैं और एक्सपेंस एक पर्टिकुलर विद इन ईयर एग्जॉस्ट कर जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 से ज्यादा साल चलता है। यानी एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का आप कॉस्ट इनकर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर है। अब फर्क ये पड़ता है कि वो एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो विद इन ईयर आपको खर्च उसका फायदा मिल जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 1 से ज्यादा साल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको एग्जांपल दे देते हैं कि सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, रेंट हो गया, अकाउंटिंग चार्ज हो गया, प्रिंटिंग एंड मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें 1 साल के लिए होती हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कोई मशीन खरीद ली या फर्नीचर खरीद लिया, ये सब 2, 3, 4, 5 साल चलता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, आप प्रॉफिट समझते हैं। दीज आर एक्सेसिव ऑफ रेवेन्यू ओवर अ पीरियड, excess of revenue of a period over its related expense during accounting year is profit. Profit increases the investment of owner. प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपका जो इनकम है आपके एक्सपेंस से ज्यादा है। सपोज कीजिए मैं 60,000 का माल लाता हूं और 1 लाख में बेच देता हूं, ठीक है। तो ये 40,000 रुपया मेरा क्या हुआ? एक्सेसिव ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब ये जो है मेरा खर्च से ज्यादा मेरी इनकम हुई, तो ये जो पार्ट हुआ ना ये मेरी प्रॉफिट है। कि आपका जो रेवेन्यू है आपके एक्सपेंस से ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट कहते हैं, और ये आपकी पूंजी को बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि वो जो है आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन गई आपके बिजनेस में, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। गेन क्या है? गेन ए प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर incidental टू बिजनेस, सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। गेन क्या है इसको समझिए। सेल में इनकम, सेल में और गेन में फर्क है। गेन सेल क्या है कि मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं सेल करूंगा किसी सामान को। मान लीजिए कि मेरा कारपेट का बिजनेस है तो मेरा बिजनेस ही है कि मैं कारपेट बेचता हूं, मेरी मेन इनकम ही कारपेट से है। बट गेन क्या है? सपोज कीजिए कि अब अपने बिजनेस में रोज न्यूज़पेपर आ रहा है, रोज उसको पढ़ा जाता है, तो रोज आते 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 कलेक्ट हो गया पूरे साल में या 2 साल तक वो कलेक्ट हुआ।
अब वो मुझे 20,000 रुपया बेचा मैंने, 20,000 का कि 20,000 में हालांकि बिकेगा नहीं, एग्जाम्पल लेते, सपोज कीजिए कि 20,000 में वो न्यूज़पेपर बिक गया, तो आप क्या कहिएगा कि हम सेल कर दिए हैं? ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर बेचने का आपका काम नहीं है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे स्क्रैप में हो। आपका बिजनेस जो है स्क्रैप ये न्यूज़पेपर बेचने का नहीं है, वो क्या है कि कारपेट बेचने का आपका काम है। ये हो गया, बिजनेस में आया हुआ था, अब हम उसको क्या करेंगे? बेच दिए, कुछ पैसा आ गया, गेन हो गया। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट बेचने का थोड़ी आपका काम है। चलाते चलाते इस्तेमाल किया, पुरानी हो गई मशीन, अब काम नहीं कर रही है, जो भी है कुछ मार्केट में कबाड़ी में पैसा मिल जाएगा, बेच दो भाई, कुछ पैसा आ गया, उसी पैसे को और मिला करके नया ले लेंगे। कोर्ट केस जीत गए, कोर्ट केस जीते, आपके फेवर में फैसला आ गया, कुछ पैसा कोर्ट ने आपको मुहैया करा दिया। ये क्या है? आपका कोर्ट केस का तो काम है नहीं, आप वकील तो है नहीं, तो ये क्या है? आपका गेन है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। लॉस क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, excess of expenses of a period over its related revenue termed as loss. It decreases the owner's equity. It also refer to money or money worth lost without receiving any benefit from return, cash or goods lost by theft or fire accident. It also include loss on sale. ठीक है, तो लॉस क्या होता है? जस्ट प्रॉफिट का उल्टा, आपके इनकम से ज्यादा आपका खर्च है, तो ये क्या है? लॉस हो गया। आपका जो रेवेन्यू है वो कम है, आप माल बनाते 1,20,000 का, बेचते 1 लाख में, 20,000 रुपए का लॉस हो गया आपका। तो ये आपका लॉस है, और ये इससे क्या होता है कि ओनर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ऐसे बिजनेस में आग लग गई, लॉस हो गया, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। उस खर्च को एक्सपेंस करने से क्या होता था कि आपको बेनिफिट लेते थे, सैलरी दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, उससे क्या हो रहा है कि आपको इनकम आ रही है, मगर लॉस से क्या हो रहा है? आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपका लॉस है सब। तो बाकी कुछ और है यहाँ पे, देखते हैं कि क्रेडिटर है, डेटर है, स्टॉक है, परचेज गुड्स, वाउचर, डिस्काउंट, ये अभी और भी बाकी की चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा, और अगर कर रहा है तो थोड़ा इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हो सकता है कोई और भी आपके दोस्त साथी होंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी कुछ सीखने के लिए। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।